आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं, सोनिया सिंह। ये हमारा एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है जिसमें हम आपको फाइनेंस के तमाम मुद्दों से रूबरू करवाते हैं। 31 जुलाई ये तारीख है ITR फाइल करने की डेडलाइन। ऐसे में लास्ट मिनट पर कोई एरर्स ना हो जाएं, इस सब का कैसे ध्यान रखा जाए, क्या प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, कौन सा ITR का फॉर्म होना चाहिए, पुराने ITR और नए ITR में क्या फ़र्क है, इस सब को समझने के लिए हम आपको ये खास प्रोग्राम आज लेकर आए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि नेशन बिल्डिंग के लिए तो ITR जमा करना ज़रूरी है, लेकिन आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या कर्ज मिलना आसान हो जाएगा? इस सब पर हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ रहेंगे शरद कोहली साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ ही फाइनेंस एक्सपर्ट भी हैं, और साथ ही है विमल जैन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ ही टैक्स गुरु के नाम से भी मशहूर हैं। तो शुरुआत हम करेंगे शरद कोहली साहब से। शरद जी, कितना सहज या कितना सुगम, मतलब ये ITR फॉर्म्स के नाम हैं, कौन सा ITR फॉर्म बेस्ट रहेगा किसके लिए? देखिए, ITR फॉर्म मेन 7 इस्तेमाल होते हैं और उसमें ITR 1 होता है जिसको हम सरल फॉर्म कहते हैं, जो आसान होता है। वो उन लोगों के लिए होता है जिनकी सैलरी से इनकम है, 50 लाख से कम की इनकम है और एक उनके पास कोई घर है जहां से उनको किराया आता है। ये हो गया सरल, ऐसे लोग सरल भर सकते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं, ITR 2 पे जाते हैं, जब आपके पास इसके अलावा 50 लाख से ऊपर मान लीजिए इनकम है, या आपके पास कोई कैपिटल गेन वगैरह है, यानी कि आपने किसी मकान को बेच के, शेयर्स को बेच के कुछ कैपिटल गेन कमाया है, तो ITR 2 आ जाती है। अब इससे आगे चलते हैं ITR 3। मान लीजिए आप कोई बिजनेस चलाते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, और बिजनेस, उसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कहते हैं। तो आपकी अगर इस सोर्स से इनकम है, फिर आप ITR 3 पर जाते हैं। ऐसे ITR 4 है सोनिया, जो कि होता है अगर आप एक प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम होती है जहां पर एक मुश्त आपसे टैक्स जमा करा लिया जाता है। अगर आपकी टर्नओवर एक लिमिट को एक्सीड नहीं करती है तो आपके लिए वो प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम, जिसको सेक्शन 44 में कवर किया जाता है, वो उसमें आ जाता है। उसके बाद ITR 5 पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं उनके लिए होती है। ITR 6 होती है जो कंपनीज होती हैं, जिसमें हम प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज आती हैं। फिर ITR 7 होती है सोसाइटीज़ के लिए। तो मेन ये 7 ITR है, पर इसमें से ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं सोनिया, वो ITR 1 से लेके 4 तक होते हैं, जो मैंने बताया जी। और मैं मानता हूं कि जब भी कोई टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करता है, ये मैं आपने जो बात कही उसी को मैं, अंग्रेजी में शब्द होता है रेजोनेट, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा और उसको और दूसरे तरीके से भी कहना चाहूँगा कि आप रिटर्न फाइल करके इसको एक सरदर्दी ना समझें। ये मैं साथ में, क्योंकि एक तो ITR फॉर्म मुश्किल जब तक मुश्किल है जब तक आपने उनको खोल के नहीं देखा है, और जैसे ही आप उनको खोल के देखेंगे तो इतने सिस्टमैटिकली बने हुए हैं आजकल और इतनी अच्छी तरीके से प्रोग्राम किए हुए हैं जो पोर्टल पर, कि बाकायदा आपका तो, और सोनिया आजकल तो प्री फिल्ड फॉर्म्स आ रहे हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, बहुत सारी आपकी इनकम जादुई तौर से वो पहले से भरी हुई दिखती है। आप सोचते हैं आपसे ज़्यादा जानकारी तो ऐसा लगता है कि आयकर विभाग को या जहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही है उनको है। तो मैं समझता हूं इसको एक सरदर्दी ना लेके, इसको एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके, अपने वतन को, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, जिसको नेशन बिल्डिंग कहते हैं, एक एक्सरसाइज समझना चाहिए। आप इसको करके एक तरह से, मैं तो ऐसा मानता हूं, आपने एक बहुत बड़ा कोई यज्ञ कर दिया, हवन कर दिया, बहुत बड़ा ऐसा कोई काम कर दिया जिससे देश को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। क्योंकि आपके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है टैक्स के, उसमें उसका इस्तेमाल देश को चलाने में हो रहा है। तो जैसे आप परिवार के लिए कमाते हैं, जब लेके आते हैं अपनी सैलरी, इनकम, परिवार उससे महीना भर काम चलाता है और उसका गुजारा, उसका खाना पीना, घूमना फिरना, पढ़ाई लिखाई, किराया, दवाई पे खर्चा। इसी तरह जब आप टैक्स देते हैं तो ऐसा समझिए देश एक परिवार है, एक परिवार की तरह है, और वो परिवार को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसको कैसे पालना है, उसमें कहाँ खर्च होना है, वो सब डिसाइड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो 7 फॉर्म्स मैंने बताए आपने नोट कर लिए होंगे, और आप किस कैटेगरी में आते हैं आप देखिए कि आपकी सैलरी से इनकम है, या आपकी बिजनेस से इनकम है, या आपकी कैपिटल गेन्स भी है, आपको हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है। 5 सोर्सेस होते हैं, या मैं आसानी के लिए बता देता हूं कि एक, या आप सैलरी से कमाते हैं, या आप बिजनेस और प्रोफेशन से कमाते हैं, या आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, या आप कैपिटल गेन से कमाती हैं। 4 तो हो गए मुख्य सोर्स सोनिया, और सभी लोग जो पैसा बोलता है देख रहे हैं वो इसको ध्यान से नोट कर लें। अब इन चारों में अगर आप नहीं आते हैं
तो एक रेसिडुअल सोर्स बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब अगर इन चारों में नहीं आए तो आप पांचवें में जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपको बैंक से इंटरेस्ट आता है तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाते हैं। और इन सभी फॉर्म्स में अलग अलग सोनिया स्केड्यूल्स बने हुए हैं जिसमें आप अपनी इनकम की जानकारी भर सकते हैं। टैक्स के लिए अलग स्केड्यूल है। जैसे जैसे आगे ये बातचीत चलेगी इसको हम और इसकी तह में जाके इसको खोलेंगे। जी, ऐसे में विमल बता तो दिया शरद जी ने सारे फॉर्म्स के बारे में और काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया, इस तरह से बता दिया कि बहुत ही आसान चीज़ है ये फॉर्म भरना। पहले हमें याद है कि हम सीएस के पास जाया करते थे और एक तरह से डर लगता था कहीं कोई गलत चीज़ ना भर दी जाए, पता नहीं जैसे कि कोई इंक्वायरी आ जाएगी, जबकि सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी ये डर लगा रहता है। तो ऐसे में अब चीज़ें कितनी बदली हैं ऑनलाइन होने के बाद? क्या जो सैलरीड क्लास हैं, क्योंकि उनको फॉर्म 16 मिलता है तो उसके चलते थोड़ी चीज़ें आसान हो गई हैं, बहुत चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये हमको बताएं कि क्या एक सैलरीड क्लास को भी वर्सेस एक बिजनेसमैन के उससे, कि क्या उन्हें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी इस काम के लिए? देखिए सोनिया और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, अगर आप देखें इनकम टैक्स में जब रिटर्न भरने की बात आती थी तो पहले हमें बहुत डर लगता था। और सोनिया आपने सही कहा कि पहले हमें लगता था कि हमें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा या टैक्स प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा। बट आज की डेट में जब आप अपना ITR भरते हैं तो वो प्री फिल्ड फॉर्म में, जब हमने सरल की बात की जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो प्री फिल्ड फॉर्म में आपके पास आ जाता है। जब आप सैलरीड क्लास की बात कर रही हैं, फॉर्म 16 की बात कर रही हैं, तो एक फॉर्म होता है 26AS, यानी उसके अंदर वो सारा डेटा आ जाता है कि जो आपने इनकम जनरेट की है। जैसे हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ITR भरेंगे और उसको हम असेसमेंट ईयर में 24-25 कहते हैं। तो आपकी इनकम के ऊपर, चाहे वो सैलरी से आ रही हो, हाउस प्रॉपर्टी से आ रही हो, बिजनेस प्रोफेशन से आ रही हो, कैपिटल गेन से आ रही हो, या रेसिड्यू कैटेगरी जिसको हम अदर सोर्सेस कहते हैं, अगर उस पर टैक्स कटा है तो 26AS में आ जाता है। वो प्री फिल्ड भी हो जाता है, यानी आपका 70 से 80% जो काम है वो इजी हो जाता है। बस हमें क्या करना है, हमें उसे क्रॉस चेक करना है, रिकंसाइल करना है, वेरीफाई करना है। कई बार ऐसा होता है कि मेरा टैक्स कट गया लेकिन जिनने टैक्स काटा उन्हें जमा नहीं कराया, 26AS में नहीं आएगा। तो ये एक मौका होता है जहां पे आपको रिकंसिलिएशन की ज़रूरत पड़ती है। आपका एम्प्लॉयर है, जहां आप काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, उसने आपका इनकम टैक्स काटा है, TDS काटा है, और काटने के बाद अगर उसने जमा कराया है तो 26AS में ऑटो आ जाएगा। ऑटो आएगा तो प्री फिल भी हो जाएगा। अब आपने बस रिकंसाइल और चेक करना है। चूंकि सोनिया ने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आने वाले टाइम में क्या ये स्मूथनेस, ईजीनेस आ गई है, तो मैं एक डेटा आप सभी को बताता हूं। देखिए, जब पिछले साल से इस साल का अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो अराउंड 7.68 करोड़ ITR भरे जाते थे, जो अब 8.18 करोड़ हो गए हैं जब मैं फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। यानी ग्रोथ देखिए। और इनकम टैक्स का जो कलेक्शन मैं आपको बताने वाला हूं पिछले साल का, जब हम 22-23 की बात कर रहे हैं, तो एज अगेन 16.68 लाख करोड़ रुपीज के अगेंस्ट में वी आर गेटिंग नाउ 19.48 लाख करोड़ रुपीज, 17.77% ग्रोथ हो रहा है। तो मैं ये मानता हूं जो दर्शक आज ये देख रहे हैं और जो ये चाहते हैं कि बाकी क्या हमारा ITR सरल हो गया, सरल हो गया, सरल होने की वजह से इतने लोगों का जम जो ITR के टैक्स बेस में आ रहे हैं। हम ये बात करते क्यों हैं? टैक्स टू GDP रेशियो किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो टैक्स टू GDP रेशियो होता क्या है? 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन, और सिर्फ अगर मैं रिटर्न भरने की संख्या लूं तो 8 करोड़ 18 लाख जो है जो ITR भर रहे हैं। यानी मेरी जो पॉपुलेशन है उसमें ऐसा अभी बहुत परसेंटेज बाकी है जिसको अपना ITR भरना चाहिए और देश हित में टैक्स जमा कराना चाहिए। कई बार आपके माइंड में भी आएगा ना कि टैक्स जमा करा के मुझे क्या फायदा हो रहा है। बहुत फायदा होता है ना। आपके लिए जो रोड बन रही है, रेलवे में जो एक्सपेंशन हो रहा है,
एयरपोर्ट में जो एक्सपेंशन हो रहा है, आप गांव में जाते हैं जहां पे पहले कच्ची सड़कें होती थी, ये सारा खर्चा आता कहां से है? ये आता तो इसी रेवेन्यू से है। यानी जब हम परिवार की बात कर रहे हैं और भारत को एक परिवार मानते हैं, तो हम सब उस परिवार में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो मैं यही समराइज करूंगा कि बाकी क्या ITR भरना आसान हो गया है? हाँ, बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि प्री फिल्ड फॉर्म आपके पास आ रहा है, 70-80% भरा हुआ होता है, आपको बस 20%। तो क्या आपको टैक्स प्रोफेशनल के पास जाना है? मेरे को लगता है आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना पड़ेगा कि जब फॉर्म आए तो कुछ डेटा अपने पास रख लीजिए। आप अपना बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए, फॉर्म नंबर 16 सैलरीड क्लास है तो ले लीजिए, या 16A ले लीजिए जो अदर देन सैलरीड क्लास है, 26AS डाउनलोड कर लीजिए, AIS भी आता है, TIS भी आता है। ये सारा जब आप लेके बैठेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इजी वे में और बड़े सिंपलिस्टिक वे में अपना ITR खुद भर पाएंगे। और अब जब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, तो यहाँ पर एक सवाल शरद जी से मैं पूछना चाहूँगी कि कुछ खबरें हम पिछले कुछ सालों में देखते हुए आए, सुनते हुए आए कि बहुत बड़े ब्रांड्स भी थे जिन्होंने TDS तो काटा या फिर PPF काटा, लेकिन उसको जमा नहीं किया सरकार को। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी आ जाती है और हम कैसे इंश्योर करें कि जो हमारा एम्प्लॉयर है उन्होंने TDS जमा किया है कि नहीं किया है? शरद जी देखिए, TDS अगर आपने चेक करना है कि जिस शख्स ने आपका TDS काटा है, सोनिया, भले ही सैलरी के अलावा बैंक हो सकता है, किसी लॉटरी आपने जीती है वो हो सकता है, आपका जहाँ से किराया आ रहा है वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसने जमा नहीं कराया है तो एक फॉर्म होता है जिसको अभी विमल ने भी जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया था, जिसको हम 26AS कहते हैं। मैंने उसका बड़ा आसान नाम दिया है 26AS। आप ऐसे समझिए आमना सामना, AS कि आपका अपने टैक्स से आमना सामना हो जाता है जैसे आप खोलते हैं, क्योंकि जिन जिन शख्स ने आपका टैक्स काटा है उन सब का ब्यौरा उस स्टेटमेंट को जैसे ही आप खोलेंगे आपके सामने आ जाएगा। अब मान लीजिए उसने जमा नहीं कराया जो आपने बात करी, तो ये तो मैं पहले बता दूं, ये एक कानूनी जुल्म है। अगर नहीं काट के ना जमा कराना, मतलब आपका हक उसने रख लिया और उसने सरकार को देना था वो दिया नहीं, तो कहने का मतलब ये हो गया कि सरकार का पैसा वो अपने पास दबा के बैठ गया है। तो इसके लिए बहुत सख्त कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। मैं यहां तक भी बता दूं सोनिया कि इसके लिए वो गिरफ्तार भी किया जा सकता है जो डिडक्टर है। अब सवाल आता है कि आपके साथ क्या होगा? तो आप अपनी रिटर्न, तो उसके लिए पहले आप एक कंप्लेंट जो चीफ कमिश्नर है वहां फाइल कर सकते हैं कि देखिए साहब, ये डिडक्टर है, इसने हमारा टैक्स काटा और हमें जमा नहीं किया है। तो आप जब रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि टैक्स तो आपको जमा कराना पड़ेगा, तो आप जमा करा के आप उस डिडक्टर से अपना क्लेम कर सकते हो। और ज़्यादातर जो केसेस देखने में आए, मैं उदाहरण एग्जाम्पल अगर दूं, तो एक कंपनी थी, उसने बहुत सारे 5-7 एम्प्लॉइज था जिनका टैक्स काटा और फिर नहीं जमा किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके डायरेक्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया और तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक उन्होंने वो टैक्स, क्योंकि एम्प्लॉइज ने क्या किया था, एम्प्लॉइज ने अपनी जेब से फिर उनको जमा करना पड़ा, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी तो आपकी है, तो आप उनको खुद उन्होंने जमा किया और उन डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जब तक उन्होंने वो टैक्स उन शख्स को, इन एम्प्लॉइज को वापस नहीं कर दिया, वो जेल से नहीं छूटे, उनके खिलाफ सख्त पेनल्टी भी लगाई गई। तो अगर ऐसे हालात होते हैं, पर ये बहुत सोनिया रेयर देखा जाता है कि किसी ने टैक्स, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा उसका नहीं है, उसने किसी का काटा, किसी को जमा कराना है। वो तो खाली एक अंग्रेजी में शब्द होता है कॉन्ड्यूट, कि किसी आपका काटा इधर जमा करा दिया। तो इसलिए ऐसा कम देखा जाता है। कुछ लोग होते हैं बहुत शातिर दिमाग होते हैं, वो पैसा रख के अपने पास बैठ जाते हैं, उस पैसे को खर्च कर देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 26AS ऐसी स्टेटमेंट है सोनिया जिसका आपने याद रखना है। 26 मैंने आसान तरीका बताया, आमना सामना। दूसरी एक स्टेटमेंट है सोनिया, मैं यहीं इसके साथ ही जोड़ के बता दूं आपकी इजाजत हो तो, उसको हम बोलते हैं AIS। अब AIS का मतलब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, पर क्योंकि लोग क्या होता है फुल फॉर्म भूल जाते हैं, मैंने इसका भी आसान नाम बनाया है, आईना इसे समझिए, AIS। अब आईना कैसे है? ये आईना ऐसे है कि आपको ये आईना दिखा देता है कि आपने साल भर में कौन से वो ट्रांजैक्शंस किए हैं जो कि आयकर की नजर में हैं। मान लीजिए आपने मकान खरीदा है, 50 लाख से ऊपर का खरीदा है, आपने क्रेडिट कार्ड से 2 लाख फालतू खर्च किए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ऊपर करी है, आपने बैंक में 10 लाख से ज्यादा जमा कराया है। ये कुछ एक ट्रांजैक्शंस हैं, बड़ी लंबी फेहरिस्त है। और मैं सच बात आपको बताऊं कि ये AIS को देख के
आईना इसे समझिए, देख के आईना इसे समझिए मेरा बनाया हुआ फुल फॉर्म है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है। इसको देख के वाकई लोग हैरान हो जाते हैं कि भला मेरे बारे में मेरे से ज्यादा जानकारी कैसे आ गई। तो ये जादू का राज मैं खोल देता हूं, जादू कैसे होता है। क्योंकि आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदी, तो जो रजिस्ट्रार है वो एक SFT नाम की स्टेटमेंट फाइल करता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें वो आपका नाम और पैन नंबर डाल के रिटर्न फाइल करता है। आप इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके पैन नंबर से जो इंफॉर्मेशन उसको जहां जहां दिख रही है वो आपके AIS में उठा के डाल देता है। तो आप जब भी उसे खोल के देखते हैं तो आपको दिखता है। तो रिटर्न फाइल करते टाइम 3 स्टेटमेंट्स आपके लिए बिल्कुल जादू का काम करेंगी। 26AS, AIS और एक TIS भी है। तो TIS क्या करता है, TIS का भी मैंने फुल फॉर्म दिया है, टैक्स इससे संभालिए। क्योंकि आपका TDS कितना कटा है, आपने अपनी मर्जी से कितना टैक्स जमा किया है, आपका TCS कितना कटा है, ये सब चीजें आपको तो जो शख्स, सोनिया मैं बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, जो भी शख्स इन तीनों स्टेटमेंट्स को बाकायदा देखकर अपनी रिटर्न फाइल करेगा, उसको एक तो गलती नहीं होगी, और बाद में जो आते हैं ना, मैं नोटिस आते हैं, मैं उनको प्रेम पत्र कहता हूं। प्रेम पत्र इसलिए होते हैं क्योंकि आपको वो कुछ ना कुछ हिदायत देते हैं, कुछ आपसे मांगते हैं, या पेनल्टी का इत्तला देते हैं, कोई आपकी गलती की इत्तला देते हैं। प्रेम पत्र मैंने उसको मजाक में कहा, पर वो नोटिस आने से आप बच सकते हैं अगर आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को। पर इसका सोनिया ये मतलब नहीं कि जो वहां लिखा है वो बिल्कुल खुदा का लिखा हुआ वो है। हो सकता है कि कई दफे इन स्टेटमेंट में भी गलत इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो आप अपने रिकॉर्ड सामने रखिए, उसको सामने रखिए। अगर आपको लगता है आपके रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त है पर वहां पर जो जानकारी दी जा रही है वो ठीक नहीं है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। बाद में नोटिस का आप जवाब भी दे सकते हैं, क्योंकि नोटिस आएगा, क्योंकि मिसमैच होगा तो नोटिस तो आएगा, आप उसका जवाब दें। और बड़ी आसान ये तौर तरीका बन गया है जवाब देने का। सब कुछ ऑनलाइन है सोनिया, फेसलेस है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको ये नहीं पता आपका असेसिंग ऑफिसर कौन है, असेसिंग ऑफिसर को कई दफे ये नहीं पता होता कि कौन एसएससी है। इसको इतना बढ़िया बना दिया गया है कि कहीं भी किसी गड़बड़ होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भी एक तरह से हो गया है। और देखिए, इसलिए हम अपने प्रोग्राम को बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, पैसा बोलता है। जिस तरह से देखिए शरद जी ने समझाया कि आईना इसे समझिए, आमना सामना, TIS, टैक्स इसे समझिए, हाँ टैक्स इससे संभालिए, टैक्स इसे संभालिए। तो ये मेरे बनाए हुए हैं, ये कहीं आप कभी लोग गूगल करने लग जाएं कि देखें ये फुल फॉर्म कहां पर है, ऐसा नहीं होगा। तो ये सिर्फ आपको DD उर्दू पर ही मिलेगा। जी बिल्कुल। और वो भी शरद कोहली जी के द्वारा। यहाँ पर एक और सवाल ये भी है कि अगर 31 तारीख की डेडलाइन मिस हो जाए, पहले हम ये छोटी मोटी चीज़ें कर लें, उसके बाद फिर हम जाएंगे कि एक्चुअली टैक्स के इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं। अगर वो डेडलाइन मिस हो जाए तो जो ऑटोमेटिकली जो न्यू टैक्स रिजीम है, क्या वो फॉलो करनी पड़ेगी? देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत दर्शकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो आपको सभी में डिटेल्स में नहीं जा रहा, बट आपके पास क्या बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजीम दिखेगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी ओल्ड टैक्स रिजीम। और जो सैलरीड क्लास है उनके लिए एडवांटेज क्या है, ईयर ऑन ईयर वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वो अपना वर्किंग देख लें, वर्किंग बनाने के बाद जिसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा है उस रेजीम को सेलेक्ट करें। तो उस रेजीम में कैसे कैलकुलेशन होती है, क्या डिडक्शन एग्जम्पशन मिलते हैं, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन मान लीजिए आपकी जो रिटर्न 31 जुलाई 24 को जानी है, 23-24 की, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की हम बात कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 हो गया। ITR की भाषा में मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है आप किस साल का अपना रिटर्न भर रहे हैं। अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 का रिटर्न भर रहे हैं। आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई 24 है और आपने अपना ITR नहीं भरा तो बाय डिफॉल्ट आप नए टैक्स रेजिम में होंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो यानी अगर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आपको 31 जुलाई 2024 से पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये पहली बात आप समझ लीजिए। सोनिया ने जो क्वेश्चन पूछा है कि जो नई टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं, रिटर्न आप नहीं भर पाए, तो ये मैंने रेजिम के बारे में आपको बताया। अब जब न्यू टैक्स रेजिम है और आप 31 जुलाई 24 तक नहीं भर पाए हैं, तो क्या आप अपना ITR भर पाएंगे, ये भी तो आपके माइंड में आ रहा होगा। तो बिलेटेड रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप 31 दिसंबर 2024 तक भर सकते हैं।
बिलेटेड रिटर्न। और बिलेटेड रिटर्न में एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि अगर बिलेटेड है तो आप रिवाइज नहीं कर सकते उसको। अगर आपने ओरिजिनल टाइम से भर दिया है तो रिवीजन का ऑप्शन आपको मिलेगा, अदरवाइज बिलेटेड में आपको नहीं मिलता। और बिलेटेड के केस में आपके ऊपर स्पेसिफाइड पेनाल्टी होती है, जो पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगी। तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर 31 जुलाई 2024 तक अगर आपने ITR नहीं भरा, जो नॉर्मल सैलरीड क्लास है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अदरवाइज जो बिजनेस क्लास हैं उनकी डेट होती है 31 अक्टूबर 2024 की। और मैंने आपको बताया कि बिलेटेड रिटर्न की जो डेट है 31 दिसंबर 2024 तक है। तो आपको ये डेडलाइन ध्यान रखनी है। अगर आपने ओल्ड एंड न्यू, क्योंकि सैलरीड क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल में मैक्सिमम सैलरीड क्लास है, तो वो यही समझना चाहते हैं कि क्या मैं ओल्ड में जाऊं या नए में जाऊं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अगर ओल्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट न्यू होती है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और 31 जुलाई 2024 तक अपना ITR भर देना पड़ेगा। सोनिया, अगर नहीं भरा बाय डिफॉल्ट आपको नई टैक्स रजीम में आना पड़ेगा। तो अगर हम टैक्स रजीम को ही एक तरह से आगे बढ़ाएं, शरद जी, अगर आप ये समझाना चाहें पुरानी और नई में क्या क्या अंतर है? देखिए, 2020 में ये न्यू टैक्स रजीम लाई गई थी, और जो लोग ये सोच रहे हैं, कई दफ़े सोनिया कुछ लोग पहली दफ़े भी भरते हैं, और पहली दफ़े को मैं तो ये कहूँगा कि हो सकता है आज का शो देखने के बाद जो लोग दूसरे की मदद लेते थे, हो सकता है आज वो खुद रिटर्न भरने की कोशिश करें, और बहुत हमें तो खुशी होगी इस बात की अगर ऐसा होता है तो 2020 तक ओल्ड थी। 2020 में सरकार ने, वित्त मंत्री महोदया ने ये प्रपोजल रखा कि हम टैक्स को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ये जो इतनी सारी डिडक्शंस होती हैं, चैप्टर 6A है, उसमें डिडक्शंस है, आपने सुना होगा ATC, ATD, ATG, बहुत ATGG, ATGGA, बहुत लंबी फेहरिस्त है डिडक्शंस की। उसके अलावा हाउस रेंट की डिडक्शन मिलती है सेक्शन 1013A में मिलती है। उसके अलावा हाउसिंग लोन की सेक्शन 24B में डिडक्शन मिलती है। बहुत लंबी फेहरिस्त है। तो वित्त मंत्री महोदया को उस समय लगा कि हम टैक्स को सिंपल कर देते हैं, कोई डिडक्शन मत लीजिए, हम आपके लिए जो बेसिक स्लैब है वो थोड़ा सा अलग कर देते हैं। और टैक्स के जो रेट्स हैं, जो आपने देखा होगा पुरानी रेजिम में 5%, 20% और 30% है, उन्होंने क्या किया, 5, 10, 15, 20, 30 उन्होंने स्लैब रेट्स बढ़ा दिए। इनका बीच में गैप बढ़ा दिया, जो 5 और 20 के बीच में बहुत बड़ा एक गड्ढा था, उस गड्ढे को भी भर दिया गया। तो डिडक्शंस के बिना अगर आप आते हैं तो आप न्यू रेजिम में आइए। अब मंत्र कहां आता है, असली चीज कहां आती है सोनिया, कि कौन सी वो मुकाम है जिस पर जाके आप ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के बीच में फंस जाते हैं कि भाई यहां जाऊं या वहां जाऊं। सबसे बड़ा मुझे लग रहा है टैक्स वालों के सामने जो ये कॉम्प्लिकेशन रहती है कि इधर जाएं। तो मेरी एक कैलकुलेशन कहती है कि अगर आपकी 15 लाख रुपए सालाना से ऊपर की इनकम है, अब इस 15 लाख को एक बेंचमार्क मत समझिए, मोटा मोटा मैं बता देता हूं, अगर आपने 15 लाख इनकम है, उससे ऊपर की अगर इनकम है, तो जनरली देखा गया है, मैं जनरली शब्द को इन्वर्टेड कॉमर्स में लगाना चाहूंगा, न्यू रेजिम ज्यादा फायदेमंद रहती है। पर जिन लोगों की 15 लाख से कम की आमदनी है, उन लोगों को ओल्ड रेजिम, ऐसा जनरली देखा गया है। और मैं ये भी एक यहां पर स्टैटिस्टिक्स दे दूं बहुत काम की, कि अब तक अगर 8 करोड़ 18 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल करी है, और शायद कम लोग जानते होंगे कि जो असल में जो टैक्स देते हैं, शायद ये सुन के बहुत सारे लोगों की आंखें फट जाए कि 2 करोड़ से भी कम है, मतलब जिनकी जेब से वाकई में टैक्स जाता है। और इस बात को तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी बार बोला है कि असल में टैक्स देने वाले कम है, वो 2 करोड़ से उनकी कम की गिनती है। तो अगर आप न्यू रेजिम में जा रहे हैं तो करीब 25-30% लोगों ने आज तक न्यू रेजिम ऑप्ट करी है। इसका मतलब बाकी के जो 75% है वो आज भी ओल्ड रेजिम में है। उसकी वजह क्या है कि ओल्ड रेजिम आज भी पॉपुलर है, इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोनिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, 15 साल उसकी पेमेंट जा रही है, जो कि ATC में आपको डिडक्शन मिलती है। बहुत सारे लोगों ने घर के लिए लोन ले रखा है, वो तो 20 साल का लोन है, सेक्शन 24B में 2 लाख रुपए की वो डिडक्शन लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने PPF करा रखा है, किसी ने NSC ले रखी है, जो भी, क्योंकि उनकी डिडक्शंस और सेविंग्स हो रही थी, उस सेविंग्स को वो जारी रखना चाहते हैं, इसलिए वो अपने आप को ओल्ड रेजिम में उन्होंने बना रखा है। पर ये कैलकुलेशन, इस सब बताने के बावजूद भी मैं बहुत जरूरी बात जो यहां नोट करने वाली है कि आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने आप ही एक कैलकुलेटर लगा हुआ है। आप उसमें अपनी आमदनी डालिए, सारे सोर्सेस ऑफ इनकम डालिए, वो आपको कंपेयर करके बता देगा कि आपके लिए ओल्ड रेजिम ठीक है या न्यू रेजिम। तो ये दुविधा आपकी इनकम टैक्स पोर्टल पर ही खत्म हो जाएगी। कुल मिला के अगर मैं बताऊं, अगर आपके पास बहुत सारी डिडक्शंस हैं, आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आप सेविंग्स का बेनिफिट लेते हैं, 15 लाख से कम आपकी इनकम है,
तो आप न्यू रेजीम को कंसिडर एक दफे जरूर करिए, देखिए। पर अगर आप इससे ऊपर जा रहे हैं और आपको डिडक्शन से फर्क नहीं पड़ता, आपने कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट सेविंग्स नहीं करी है, तो फिर आप न्यू रेजीम की, और आने वाला बजट आने वाला है सोनिया, आपको पता होगा बहुत जल्द यूनियन बजट आने वाला है। ऐसा मुझे ऐसी उम्मीद है कि न्यू रेजीम को और ज्यादा लुभावना और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाएगा, जिससे ज्यादा लोग ले सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम, ये यहां जाऊं या वहां जाऊं, ये जो दुविधा है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको आपको सॉल्व करने का तरीका पता लगा होगा। पोर्टल पे आप डालिए, वो आपको कंपेयर करके बता देगा। पर जैसा कि बिमल ने कहा था कि बाय डिफॉल्ट न्यू रेजीम आती है, आप है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और एक दफे आप सैलरी वाले जो एक दफे न्यू में आ गए, अगले साल ओल्ड में जा सकते हैं, फिर अगले साल न्यू में आ जाते हैं। पर जो बिजनेस से जिनकी इनकम है सोनिया, ये भी एक बहुत जरूरी बात है, जिन लोगों की बिजनेस से इनकम है, वो एक बार ये फेर बदल कर सकते हैं। बार बार उनको ये न्यू से ओल्ड, ओल्ड से न्यू करने की इजाजत नहीं मिलती है। तो इसलिए जो बिजनेस इनकम वाले हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको मैं ये इत्तला देना चाहूंगा, उनको ये हिदायत देना चाहूंगा कि आप अपनी रेजीम बहुत ध्यान से चुनें, क्योंकि आपके पास ये सहूलियत नहीं रहेगी कि आप एक बार न्यू में चले गए, फिर आप ओल्ड में आ गए, फिर आप न्यू में आ गए। सैलरी वालों के लिए सहूलियत बनी रहती है। जी, तो अब तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि डेडलाइन से पहले क्यों आपको इंश्योर करना है कि आप अपना ITR फाइल कर लें, ये भी कि कौन कौन सा फॉर्म्स होते हैं, कौन सा आपके लिए सूटेबल है। साथ ही जैसे शरद जी ने अब समझा दिया है कि कौन सी रेजीम आपको चुननी चाहिए, आपके हिसाब से कौन सी फ़ायदेमंद रहेगी, किसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, वो पता चल गए। तो ऐसे में विमल जी अब ये बताएं कि कॉमन एरर्स क्या हो जाते हैं जब रिटर्न फाइल करते हैं। तो देखिए, जब कॉमन एरर की बात कर रहे हैं, शरद जी ने ओल्ड वर्सेस न्यू बताया भी है, और नई टैक्स रेजीम के लिए उन्होंने कहा भी कि नई टैक्स रेजीम क्यों हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। कुछ फैक्ट एंड फिगर्स सोनिया अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं कहना चाहूँगा। देखिए, ओल्ड रेजीम में अगर आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा। एक आपको स्पेसिफिक रिबेट मिल जाती है, टैक्स नहीं लगता। लेकिन नई टैक्स रेजीम में अगर 7 लाख रुपए की अगर इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा। तो पहले बॉल पार्क नंबर देख लीजिए, 5 लाख ओल्ड रेजीम में, 7 लाख नई रेजीम में आपको टैक्स नहीं लग रहा। दूसरा कंपैरिजन क्या हुआ, जब हम एरर की बात कर रहे हैं, समझने की बात कर रहे हैं, तो ओल्ड रेजीम में हमने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जिसकी डिडक्शन हम लेते थे, उसकी सहूलियत आपको मिलेगी विद सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड। लाइक हम 80C की बात करते हैं, 1.5 लाख रुपए तक का आपकी LIC, PPF, NSC, आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन 1.5 लाख रुपए का, ATD मेडिकल की जब आप बात करते हैं 25,000 रुपये अपने लिए, अपने स्पाउस बच्चों के लिए, या पेरेंट हैं तो 25 और बढ़ जाएगा। अगर वो सीनियर हैं तो 50 बन जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक के लिए 5,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 80 में इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। डोनेशन किया है किसी ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट को, डोनेशन की बेनिफिट प्रोवाइडेड वो अप्रूव्ड ट्रस्ट होना चाहिए। आपकी सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है 10,000 रुपये तक का, वो भी आपको मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और डिपॉजिट आपने कर रखा है और 50,000 रुपये की इंटरेस्ट आपको मिल रही है तो वो बेनिफिट भी। ये सारी चीजें बेनिफिट आपको दिख तो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना का जो तरीका है, क्योंकि ओल्ड रेजीम में जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ स्लैब दे दिए गए हैं। उन्हें स्लैब के हिसाब से समझा दिया कि आपके ऊपर कैसे लगेगा। उन्होंने कहा भाई 2.5 लाख से 5 लाख का एक स्लैब बना दिया, और उन्होंने कहा हम इस पे 5% लेंगे, 5 से 10 पे 20 लेंगे, और 20 से ऊपर 30% लेंगे। और यहाँ जब नई टैक्स रेजीम में जब आप आते हैं तो उन्हें स्लैब को एक इस तरह से बना दिया कि आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने लगे, क्योंकि आप डिडक्शन नहीं ले रहे, आप एग्जेम्पशन की बेनिफिट नहीं ले रहे। 3 से 6 लाख का अगर स्लैब है 5%, 6 से 9 है तो 10%, 9 से 12 है तो 15%, 12 से 15 है तो 20%, और 15 से ऊपर है तो 30%। यानी स्लैब में जो रेट हैं वो भी आपको कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट देते। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो हम सब कह रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं, आप इनकम टैक्स की साइट पे जाइए, अपना जो फैक्ट एंड फिगर्स है, जो कॉमन एरर, अभी बात सोनिया यही जानना चाह रही थी, ऐसा कॉमन एरर कई बार हमें समझ में नहीं आता कि नई अच्छी है या ओल्ड अच्छी है।
चिंता नहीं करना है ना, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए, अपने जो नंबर्स हैं उसको वहां डाल दीजिए, वो कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि कौन सी रिजीम आपके लिए अच्छी है। और सैलरीड क्लास के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज, कई बार उनके माइंड में ये डर होता है कि अगर मैंने नई सेलेक्ट कर ली तो मैं ओल्ड नहीं ले पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। सैलरीड क्लास के लिए ईयर ऑन ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बारिंग जो प्रोविजन है, ऐसे बिजनेस एंड प्रोफेशन जिनकी इनकम है उनके लिए एक बार ही वो ओल्ड न्यू में कन्वर्सन कर सकते हैं, अदरवाइज उनको बेनिफिट नहीं मिलेगी। अब कॉमन एरर की जब बात हो रही है तो हम किस तरह का एरर करते हैं, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो ITR फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है ना, और ITR फॉर्म किस किस तरीके से है शरद जी ने बता दिया है, तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है मेरा ITR कौन सा रिलेवेंट फॉर्म है। 7 फॉर्म है, बट आपके लिए रिलेवेंट कौन सा है। आप ओनली सैलरीड क्लास है, एक हाउस प्रॉपर्टी की आपकी इनकम है, आप सरल में जाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, ये जानने के लिए भी आप कहें मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, तो इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है आपको वहां से मालूम पड़ जाएगा। दूसरी आपको क्या बेनिफिट देखनी है, जो कॉमन एरर होते हैं, कई बार हमने इनकम कैलकुलेट की और हमने डिस्कस भी किया कि 26 AS आमना सामना, जो शरद जी की भाषा में है कि ये 26 AS से आमना सामना, यानी आप देख लीजिए जो इनकम आपके पास आई है और उस पे मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया है, तो वो जमा कराया नहीं कराया। अगर नहीं कराया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, यानी फिर आपको वो टैक्स जमा करना पड़ेगा और इस एम्प्लॉयर की कंप्लेन कीजिए और देन जब वो जमा कराए तो रिफंड भी लीजिए। तो यानी 26 AS को अपने सामने रखिए, AIS को सामने रखिए, TIS को सामने रखिए। ये कई बार हम भूल जाते हैं, हम जब अपना ITR बना रहे होते हैं तो भूल जाते हैं। कई बार हमने क्या किया, हम एक्सेस टैक्स पे कर देते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता कि 26 AS में टैक्स कटा हुआ है। सोनिया, जब टैक्स कटा हुआ है और मैंने एक्सेस टैक्स दे दिया तो मुझे देना नहीं था, तो मुझे उसको बचाना चाहिए। और अब आपको यह ध्यान रखना है कि मान लीजिए अब आपका ड्यू पेमेंट, जो आपको पेमेंट करना था, आपको देना है। और कई बार ये क्वेश्चन आता भी है कि मैं 31 जुलाई 24 के बाद अगर भरूं तो कोई नुकसान। इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। 15 दिन भी होंगे तो पूरा 1% पर मंथ का आपसे चार्ज कर लेगा, यानी टोटल 12% ईयरली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, टाइमली भरना है, करेक्ट भरना है। और ये देखना है आपको एक और एक्टिविटी, जब आपने ITR भर दिया तो एक वैलिडेशन एक्टिविटी होती है जो पोर्टल पे होती है, जो आपको विद इन 30 डेज आपको करनी पड़ती है। वैलिडेट करने से आपका रिटर्न वैलिड हो जाता है। एक प्रोसेस है, बस आप जाइए और वैलिडेट कर दीजिए। ये जो कॉमन एरर हो रहे हैं आप इससे बचिए। इससे फायदा ये होगा आपका ITR प्रॉपर्ली जिसको हम वैलिड रिटर्न बोलते हैं वैसा कह रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप ये चीजें नहीं करते, अगर सोनिया आप इजाजत दें, अगर आप नहीं करते तो आपके लिए क्या क्या नुकसान है, जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट लगेगा, पेनाल्टी लगेगी, लेकिन और किस तरह के नुकसान हो सकते हैं आपको, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप ITR प्रॉपर्ली टाइमली नहीं भर रहे हैं तो कई बिजनेस प्रोफेशन में जो लोग होते हैं वो अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। डिडक्शन एग्जेम्पशन आप लेना चाहते हैं वो सब आपको नहीं मिलेगी, यानी वो आपके हाथ से बाहर निकल जाएगी। आपका रिफंड है लेकिन आपने ITR लेट भरा क्योंकि आपने ध्यान दिया ही नहीं, तो आपका वो टैक्स रिफंड डिले हो जाएगा। और कई बार जब हम लेट भरते हैं तो एक पोर्टल है ना, पोर्टल इमीडिएटली कैच करने लगता है। देखिए जब कोई चीज़ टाइमली भरी जाती है तो सबको मालूम होता है, पोर्टल भी रीड करा। आजकल तो AI है ना, AI ने आपका सारा डेटा बैंक ने दिया, प्रॉपर्टी वाले ने दिया, क्रेडिट कार्ड पे आपने 2 लाख से ज़्यादा खर्च कर दिया है, आपको तो नहीं मालूम, लेकिन क्रेडिट कार्ड वाले ने, इनकम टैक्स वाले को पैन नंबर से अटैच करके AIS में दे दिया, उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो यानी मैं जो कॉमन एरर की बात कर रहा था, आपको कई बार लगता है ना, किसे मालूम पड़ेगा कि मैंने 2 लाख से ज़्यादा खर्च किया, किसे मालूम पड़ेगा मैंने 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी खरीदी है, किसे मालूम पड़ेगा मैं 10 लाख से ऊपर डिपॉजिट किया हुआ। सब दिख रहा है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे हमारा सारा डेटा कैप्चर हो रहा है। तो एरर कहां होती है कि जब हमें यह लगने लगे कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो प्रॉपर्ली आप देखिए, भरिए। और जहां हम रिटर्न की बात कर रहे हैं 8.18 माने 8 करोड़ 18 लाख लोग रिटर्न भरते हैं और 2 करोड़ लोग सिर्फ टैक्स का पैसा देते हैं आउट ऑफ 140 करोड़ पॉपुलेशन। ये हम सबके लिए, जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं बाय 2047,
तो हम सबका कुछ ना कुछ योगदान, और सैलरीड क्लास की तो मैं सराहना करूंगा। सबसे अच्छा क्लास सैलरीड क्लास है, क्योंकि एम्प्लॉयर जो होता है उसकी इनकम के ऊपर टैक्स काट लेता है, और यही सबसे ऑनेस्ट टैक्स पेयर कैटेगरी है। बट हम सबका योगदान तभी होगा ना, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। और आजकल हमने देखा है कि विकास करने के लिए काफ़ी बच्चों को विदेश भेजा जाता है पढ़ने के लिए। तो शरद जी जरा हमें यह समझाएं, और साथ ही ये भी कि अपना खुद का विकास करने के लिए आजकल बहुत लोग नौकरी के साथ साथ स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉरेन स्टॉक्स में भी अब तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फॉरेन एजुकेशन और वहाँ का रख रखाव के लिए जो पैसे खर्च आप भेजते हैं, उस पर TCS जो होता है उसका कितना रिफंड आपको मिल जाता है, वो भी अगर आप समझाना चाहें। उसको अगर हम इनकम टैक्स जब फाइल करें तो कैसे उसका ध्यान रखा जाए। साथ ही अगर फॉरेन स्टॉक्स में या इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको भी हम कैसे उसमें दिखाएं। जी हाँ, जो TDS है उसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, और जो TCS है उसको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बोलते हैं। अब ये होता क्या है कि आप मान लीजिए आपने 10 लाख से ऊपर की कोई कार खरीदी, तो जो कार खरीद रहा है वो बेचने वाले का टैक्स 10% वो जमा कर लेगा, उस पर टैक्स कलेक्ट कर लेगा। पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस 26 AS में आ जाती है। मतलब आपका टैक्स जो कटा है या आपके बिहाफ पे किसी ने कलेक्ट किया है, वो सारा का सारा आपका 26, क्योंकि जब भी आप उस टैक्स को जमा करते हैं, मेरा मतलब डिडक्टर से है, तो आपका पैन नंबर उसमें डाला जाता है, वो टैक्स आपके क्रेडिट में खड़ा होता है। और जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, ये ध्यान से नोट करिएगा कि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और आप अपनी पूरी कैलकुलेशन करते हैं, जो कंप्यूटेशन बनाते हैं, उसमें जो आपका टैक्स पेबल आता है, ये मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा और बहुत जोर दे के बोलूंगा कि उसमें जो आपका टैक्स आता है, उसमें से आपका जो TDS और TCS है उसका क्रेडिट जरूर लीजिए। हालांकि वो कैलकुलेटर उन्होंने पोर्टल पर फॉर्म सोनिया इस तरीके का बनाया हुआ है कि अपने आप हो जाता है, पर आप एक बार उसको चेक करिए। अब आपने बात फॉरेन एजुकेशन की करी, तो मैं 2 आयकर रिटर्न में स्केड्यूल्स होते हैं, जिनका मैं बल्कि 3 का जिक्र करूंगा, जो कि लोग अक्सर भूल जाते हैं। क्योंकि अभी बिमल जब गलतियां गिनवा रहे थे तो गलतियों की तो, और पता है दुनिया का सबसे आसान काम है किसी गलती ढूंढना, और मुझे लगता है कि गलती इतनी हो जाती है वहां पर कि लोग इस शेड्यूल को भूल जाते हैं। एक तो अगर आपकी 50 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी है तो आपको एक शेड्यूल और भरना पड़ता है। उस शेड्यूल का नाम है शेड्यूल AL, जिसको हम बोलते हैं एसेट लायबिलिटी। यानी कि आपके पास जो भी जमीन जायदाद कुछ भी एसेट्स हैं या आपने कुछ कर्ज लिया हुआ है, उन सब का ब्यौरा आपको इस शेड्यूल AL में देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ, आपने अभी जिक्र किया, मैं मान लीजिए लंदन स्टॉक एक्सचेंज में या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या नैस्डैक में, FTSE में, मैं कहीं वहां पर इन्वेस्ट करता हूं, किसी भी विदेशी कैक में, डैक्स में, और मैंने वहां के स्टॉक्स लेके रखे हुए हैं। अगर ऐसा है तो मुझे एक और शेड्यूल भरना जरूरी हो जाता है। उस शेड्यूल का नाम है शेड्यूल FSI, और साहब ये सब शेड्यूल्स रिटर्न्स के फॉर्म हैं, उनमें लगे हुए हैं, आप देखना भूल मत जाइएगा। इसको बोलते हैं फॉरेन सोर्स इनकम। मतलब अगर आपके बाहर से, इंडिया के बाहर से, अगर आपकी, हिंदुस्तान के बाहर से आपकी, बाहर के मुल्कों से आपकी इनकम आ रही है तो शेड्यूल FSI भरना मत भीजिए। अगर आपने अपने बच्चों को बाहर भेजा है तो बच्चों को बाहर भेजने के लिए तो सोनिया अब उन्होंने TCS में काफ़ी रियायतें दे दी हैं, और पर अगर आप और किसी काम से पैसा बाहर भेज रहे हैं तो आपका वो बैंक, अगर आप वो 7 लाख रुपए से ऊपर है तो उस पर बैंक 20% तक TCS काट सकता है। पर वो ये मत सोचिए कि वो TCS अब आपके हाथ से चला गया, वो आपके 26 AS में दिखाई देगा, और उसका बाकायदा क्रेडिट लेके, अगर आपको लग रहा है ज्यादा पैसा चला गया, इतना टैक्स मेरा बनता नहीं था, तो अब तो मैं ये भी बता दूं कि जो रिफंड का पूरा प्रोसेस है बहुत तेज हो गया है। और अगर मैं अपना तजुर्बे की बात करूं तो ये रिफंड 2 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपके अकाउंट में अपने आप क्रेडिट हो जाता है, बहुत जल्द हो जाता है। तो अगर आपका TDS TCS फालतू कट गया है, टैक्स कम बन रहा है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, पैसा आपके पास वापस आ जाता है। पर जिन 2 शेड्यूल्स की मैंने बात करी उनको भूलना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी, आखिरी सवाल विमल जी मैं आपसे पूछूंगी और समय कम है, तो ये बताएं कि अब जब कुछ ऐसे भी दर्शक होंगे हमारे जो बिल्कुल नए होंगे, जिन्होंने आज तक कभी ITR भरा ही नहीं है, पहली बार हमारा प्रोग्राम देखकर वो चाहते हैं कि भाई मैं भी भर देता हूँ, ठीक है, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? टैक्स तो इतना है नहीं कि वो टैक्स देना पड़े, लेकिन सिर्फ एक फॉर्म भरने से क्या फ़ायदा होगा? ITR भरने के बहुत फ़ायदे हैं सोनिया।
देखिए, जब ITR हम भरते हैं तो दो रीजन हो सकते हैं। एक आपकी इनकम है और आपको टैक्स देना था जो आपने नहीं दिया। अगर इनकम थी और टैक्स देना था और आपने नहीं दिया, तो आप कभी इस बहकावे में ना रहें कि आपके पास वो प्रेम पत्र नहीं आएगा जो शरद जी ने आपको रिमाइंड कराया था। यानी उस प्रेम पत्र से अगर आपको बचना है, डिपार्टमेंट आपको वॉच कर रहा है। तो मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, मेरा ऑब्जेक्टिव कहीं भी आपको डराना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपकी इनकम है और वाकई इनकम के ऊपर टैक्स लगना है, लेकिन आप कभी ITR नहीं भरते, तो अब आपसे टैक्स कलेक्ट करा जाएगा और वो भी इंटरेस्ट के साथ किया जाएगा। और इंटरेस्ट मैंने आपको 12% बता दिया। और पेनाल्टी की बात तो अभी आप जब आप रिपोर्टिंग नहीं करते ना, तो पेनाल्टी में एक्सीड फ्रॉम 100% टू 300%। वो डिपेंड करता है कि मेंस्ट्रिया है या नहीं है। मतलब क्रेडिट लेने में भी कुछ फायदा होगा अगर आगे कर्ज लेना चाहते हैं? मैं वही सोनिया बताना चाहता हूँ आपको। अब देखिए, मान लीजिए अब आपकी क्रेडिट की बात सोनिया ने बीच में कहा, तो मैं आपको उसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब टैक्स कटा और आपने ITR भरा ही नहीं, तो फिर क्रेडिट किस चीज की? फिर क्रेडिट आपको नहीं मिला, यानी आपने अपना नुकसान अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। दूसरी बात, तीसरी बात, ITR भरने का मैं इनकम टैक्स से हट जाता हूं, दूसरी जगह पे आता हूं। कई बार हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए। बैंक वाला आपसे पहला क्वेश्चन क्या करता है? आपकी इनकम कितनी है? आप कह दीजिए मेरी इनकम 15 लाख रुपए। वो मानेगा नहीं आपकी बात। वो आपसे कहेगा अपना ITR लेके आओ, 3 साल का ITR दो आप मुझे। जब 3 साल का ITR की बात होती है तो आपने तो ITR भरा ही नहीं है, और आप कह रहे हैं आपकी 15 लाख की इनकम है, और 15 लाख पे तो टैक्स आपने कभी दिया ही नहीं है। फिर वो बैंक वाला बोलता है लोन भी मेरे पास नहीं है। हाउसिंग लोन के लिए आप जा रहे हैं, ऑफ कोर्स हाउसिंग प्रॉपर्टी आपकी हाइपोथेटिकेट होगी, लेकिन फिर भी वो ये देखता है कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी है या नहीं है सोनिया। बिल्कुल। यानी आपके ITR से आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। कई बार आप ज्वेलरी खरीदते हैं, कई बार आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई बार आप हाउस प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं। तो ये ITR भरने से क्या होता है? आपकी वेल्थ क्रिएट होने लगती है। और जब आप 3 से 5 साल, 5 से 7 साल, 7 से 9 साल, दो चीजें आपने की। आपने अपना खुद का वेल्थ क्रिएट कर लिया, जहां टैक्स लगना था वो टैक्स टाइमली दे दिया, और देश हित में, परिवार के हित में, विकसित भारत के हित में आपने भी अपना योगदान दिया। क्योंकि समय कम है, सोनिया ने मुझे कह रखा था कि मुझे छोटा आंसर देना, बट मैंने आपको रिमाइंड कराया है कि आज की डेट में हम सबका योगदान होना बहुत जरूरी है। और इन सब के साथ ही अगर आपको वीजा लेना है, तो अब तो वीजा लेने के लिए भी आपको पिछले 3 साल के ITR जमा करने पड़ते हैं, और जिनके पास नहीं होता है उनको शायद वीजा मिलता नहीं या बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। तो आप समझ लीजिए, आपको अगर बाहर जाना है तो ITR भरना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए। तो इतनी बढ़िया जानकारी आपको मिली है, और जो भी बताया गया है उन सब का रखें ख्याल, और इन सब को एक तरह से गांठ बांध के रखिए कि जब आप अपनी 31 तारीख को, उससे पहले जब आप अपना ये फाइल करेंगे, तो ये गलतियां जो अक्सर होती हैं वो ना हो, और फ़ायदा उठाएं इस प्रोग्राम का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है ddurduspecials@gmail.com। तो हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। फूल वाला, केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई।